वेरी थैंक यू मैम। मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सर अमिताभ वर्धन जी, जिन्होंने बुक लिखी है द मैजिक ऑफ बिग स्क्रीन। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और देखते हैं ये बुक किस बारे में। तो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको हमारे अपने शो में बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपकी जो बुक है द मैजिक ऑफ द बिग स्क्रीन, ये किस बारे में है? ये सिनेमा के बारे में है। हम बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सिनेमा प्रोडक्शन पे लिखी गई या पर्टिकुलर मूवीज़ के बारे में लिखी गई, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ पाए कि हम सिनेमा बनाते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को हम सिनेमा को प्रमोट कैसे करते हैं, उसके उसके टेक्निकल क्या होते हैं, कैसे हम प्रोजेक्शन चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करना और इन चीज़ों को हम एक बुक में लिखना चाहते थे और जो इस बुक में सारा कुछ है। तो ये पहली बार एक किसी बुक में आया जो कि आपको ये बता पाएगा कि आप सिनेमा कैसे चला सकते हैं। वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर जनता सिनेमा जाती है मूवी देखने, बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये सब होता कैसे है, ये जान कैसे आती है, तो ये इस बुक में बताया गया है, राइट? सर, ये लिखने की आपको इंस्पिरेशन कैसे आई? ये काफ़ी दिनों से ऐसा लगता था कि इस तरह की किताब की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से सिनेमा से जुड़ा हूँ और हमेशा जब लोगों को सिनेमा में जब वो आते हैं काम करने के लिए या सिनेमा के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो ऐसी कोई एक बुक नहीं थी जिसमें हम सब कुछ बता सकें। बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, उनको मैनुअल्स आफ्टर मैनुअल्स हम पढ़ाते हैं, 6 महीने, 7 मंथ, शायद साल भर के बाद भी हमारे को ये समझ में नहीं आता है कि क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई कि नहीं। तो हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंटेड प्लेस, एक डॉक्यूमेंट नहीं था जिसको हम कहने से ये बत कह दें कि आप इनको रेफ़र कर लो तो आपको ये सारा कुछ सिनेमा समझ में आएगा। इसलिए मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसी किताब की ज़रूरत है, लेकिन कैसे की जाए ये पता नहीं था। तो अचानक एक दिमाग में आई बात और वहाँ से किताब लिखना शुरू हुई। और सर, आपको ये किताब लिखने में कितना टाइम लगा? कैसा प्रोसेस था आपका ये राइटिंग प्रोसेस? थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं राइटर तो हूँ नहीं और जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, बोलने और लिखने में बड़ा फ़र्क होता है। बोलने में आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन बोलना बहुत आसान होता है। लिखना बहुत मुश्किल होता है उस थॉट प्रोसेस को, और शायद उसी के लिए इसी के चक्कर में मुझे आज 15-16 साल लग गए इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी नहीं लिख पाया था। ये कोविड से शुरू हुआ, जब कोविड में हमारे पास समय था और हम लोगों को ट्रेनिंग कर रहे थे और उस समय मैंने लिखना शुरू किया और करीब 900 साढ़े 900 पेजेज़ लिखने के बाद दिमाग एक ऐसा लगा कि क्या इसको एक किताब को फ़ॉर्म दिया जा सकता है। फिर वो अलग एक मशक्कत थी जिसके थ्रू हम गुज़रे और एक हम सामने से एक किताब का रूप दिया इसको। वाह, वेरी नाइस। तो सर, सिनेमा की बात करते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप सिनेमा वर्ल्ड में कैसे आए? मैं यूनिलीवर के लिए काम करता था, हिंदुस्तान लीवर उसमें होता था और अचानक मुझे एक मौका मिला पीवीआर में काम करने के लिए और मैं पीवीआर का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बिल्कुल सिनेमा उस समय वो चेंज शुरू भी हो रहा था और मैं उसमें जॉइन कर पाया उसको और फिर मैं पीवीआर का सीईओ बना। पीवीआर सीईओ बनने के बाद फिर हमने इंटरनेशनली सिनेमा खोले, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूएस, इन सब जगहों पे हमने सिनेमा खोला और अभी भी वो सिनेमा चल रहे हैं और ये सिनेमा की हमारी जर्नी थी और जितने भी हमने कुछ जितना भी नॉलेज मैं इकट्ठा कर पाया, कोशिश किया कि इस किताब में बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाल सकूँ। वाह, वेरी नाइस सर। क्या आपके साथ कुछ ऐसे दिन आए थे कि आपने सोचा मैं ये बुक लिखूंगा और आप लिख भी रहे थे, बट राइटर्स ब्लॉक होता है ना कि समटाइम्स आपको समझ ही नहीं आता क्या लिखा जाए, इंस्पिरेशन नहीं आती, क्या आपके भी ऐसे कुछ दिन रहे थे? दिन, हफ्ते, महीने हो जाते थे। कई बार तो मुझे याद है कि 3 महीने तक बिल्कुल शांत हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस किताब को करूँ क्या? किधर जाऊँ, किस तरफ से लेके जाऊँ? क्योंकि बड़ा मुश्किल था ये एक कुछ चीज़ों को लिखना जो सारे ऑडियंस को समझ में आए। एक टारगेट ग्रुप के लिए लिखना बड़ा आसान होता है, बट जब आपका टारगेट ग्रुप बहुत ही स्कैटर्ड होता है, तो ये बहुत लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक जो बच्चा है जो पॉपकॉर्न बेच रहा है, उसके लिए से लेकर के आप एक सीईओ के लिए वो बुक लिख रहे हैं, एक वो आदमी जो बैठ के घर पे टीवी देखता है उसके लिए भी लिख रहे हैं, एक बंदा जो होम थिएटर बना रहा है उसके लिए भी लिख रहे हैं, एक आर्किटेक्ट के लिए भी लिख रहे हैं और एक मार्केटियर के लिए भी लिख रहे हैं, फाइनेंस के वालों के लिए लिख रहे हैं, तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 3 महीने तक कुछ लिख ही नहीं पाया। लिखने के लिए बैठता था, कुछ समझ नहीं आता था आगे क्या करूँ? तो वो होता है, बिल्कुल होता है।
बट उसके बाद भी लगे रहना और फिर उसको इस फॉर्म में लेके आना, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। क्या इस बुक में आपका कोई ऐसा पेज है या कोई चैप्टर है या लेसन है जो आपका पर्सनल फेवरेट है? मेरे हिसाब से एक्नॉलेजमेंट इसका बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इस किताब को लिखने में लिखा तो मैंने, लेकिन बहुत लोगों का इसमें हाथ है, स्पेशली माय फैमिली, आई विल से माय वाइफ एंड माय 2 किड्स, माय पेरेंट्स। ये बहुत बड़ा उनका हाथ है कि उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, इतने दिनों तक कर रहे हैं। और उनके 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 इंस्पिरेशन के बिना ये हो भी नहीं सकता था। मूड्स वेरिएशन आपके होते हैं, क्योंकि आपने इतने दिन काम किया और एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे, तो उनका काफ़ी रहा। मैं एक एक्नॉलेजमेंट देता हूँ अपने जितने कोलीग हैं मेरे, जो भी हैं सिनेग्रैंड में या पीवीआर में जो थे मेरे कोलीग्स, उनका उनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अजय बिजली का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि पहली बार उनके थ्रू मैंने सिनेमा को समझा। मुकेश भट्ट जो हैं, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार, बिकॉज़ ही वाज़ ऑलवेज़ माय मेंटर, इट्स ऑल रिटन इन एक्नॉलेजमेंट। तो इन लोगों ने जब कोई प्रॉब्लम आई, इन लोगों ने हाथ थामा, और उन्हीं की बदौलत आज ये जो कुछ हो पाया। एंड सर, अब उन लोगों के लिए जो ये बुक पढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ पे इस बुक को ढूँढ सकते हैं? वेयर इज़ इट अवेलेबल? किताब अमेज़न पे है, और आप आराम से इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा किताबें चाहिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट इज़ एवरीवेयर अवेलेबल, एंड वो मेरे को आप कर सकते हैं। बट ये दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग वंस। एब्सोल्युटली। एंड हॉल नंबर 5 भारत मंडपम में B12 स्टोर पे आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको सर मिलेंगे एंड आप उनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं एंड ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। एंड सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने तो ये बुक लिखी, बट आपका फेवरेट ऑथर कौन है? मेरा फेवरेट ऑथर तो कई हैं, लेकिन एक मैं कहूँगा देवदत्त पटनायक। उनकी किताबें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ इन जनरल बड़े। और आजकल एक डिफरेंट लेवल पे एक किताब है, उसका नाम है सावित्री, विच वाज रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। आई एम ट्राइंग टू रीड, ऑल्दो आई एम अ वेरी स्मॉल गाय टू अंडरस्टैंड इट। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सो बट दैट्स अ बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ। सो बट माई फेवरेट इज़ देवदत्त पटनायक। एंड सर, इस बुक से जो हमारा यूथ है वो क्या सीख सकता है? क्या टेक अवेज होंगे उनके लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिनेमा इंडस्ट्री है और मल्टीप्लेक्स है, चाहे घर पे आप टेलीविज़न ही क्यों नहीं देखते हैं, देयर अ लॉट गोज़ बिहाइंड इट, और लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इन्वॉल्व। ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता ज़रूर चलेगा, और स्पेशली द यंग पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, दिस जनरेशन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपनी व्यूइंग एक्सपीरियंस को घर पे भी हो, या कैसे आप उसको बेटर कर सकते हो, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। घर पे भी हो सकता है ये, अगर आप इसको ठीक से पढ़ें। और आप कैसे अच्छा पॉपकॉर्न बना सकते हैं, कैसे अच्छे नाचोज और फूड बना सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड यू विल नो द हिस्ट्री ऑफ सिनेमाज ऑल्सो, कि कैसे ब्लैक एंड वाइट से ईस्टमैन कलर टू ऑल दीज थिंग्स, हाउ द प्रोग्रेशन टुक प्लेस। इट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज ओवर देयर। सो R.D. Sharma of cinema world, right? No, you're talking about the company's name. R.D. Sharma, 10th boards reference book. All the students, it's like a user guide for boards. No worries, sir. So, yeah, it's a reference book, but after going through, you will not, it will not help you in the examination. But for sure, if you are getting into mass cinema industry, mass media, telecommunication, anywhere, production, behind the camera, in front of the camera, you know, what you are doing right now, for example, or the gentleman who is doing over there, it is going to help you once you read this thing, that okay, how whole things work is according, like, even the acoustics and the sound has been covered in that. Wow. Very versatile. So it's interesting. Even though 2 pages, 3 pages is covered on are covered on that. Sorry, उस पे पन्नों पे लिखी गई है, लेकिन उसको पढ़ने पे आपको साउंड के और एकॉस्टिक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो सर, आपने बुक लिखी, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? सिनेमा में रहना है, और अब हमारा ये प्लान है कि हम इंडिया में किसी तरह से हम इंडिया में एक सिनेमा चेन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है वीलो सिनेमा। और इस ब्रांड के अंदर में हम बजट सिनेमा डालने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मूवीज़ बट एट अ लोअर टिकट प्राइस। सो इस वी आर कॉलिंग इट अ बजट सिनेमा। और छोटे सिनेमा होंगे, लेकिन इसमें लोगों को जो
हायर टिकट प्राइस का जो कंप्लेन है वो हो जाए, वो दूर करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छी क्वालिटी सिनेमा, अच्छा पॉपकॉर्न वगैरह, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा यूरोप में चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो अब अगली कोशिश ये है कि हम भारत में एक सिनेमा लेके आ पाएँ, और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमको मिल गया है डेवलपर से, हमारे कोलीग से, जितने भी लोग हैं काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और एंड वी आर गोइंग, होपफुली वी विल बी ओपनिंग आवर फर्स्ट सिनेमा बाय जून तक ओह, हमारा बाय सिनेमा। जून तक आ जी हाँ, जाएगा। जी और हमारा सर कौन सी स्टेट में आएगा सबसे पहले आएगा वेलो ये सिनेमा? ये पहला तो एनसीआर में ही आ रहा है, एनसीआर में ही आ रहा है, और गुड़गांव में आ रहा है। तो पहला वहाँ आएगा, दूसरा हो सकता है कि आपका गाज़ियाबाद एरिया में या नोएडा एरिया में आए। ओके। बट पहले हम नॉर्थ में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ला सकें। तो दोस्तों जून में प्लीज़ तैयार रहिएगा वेलो सिनेमा जाने के लिए दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में। ऑल राइट, गुड बाय।